चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है ना, हम सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो सिमेट्री एलिमेंट और कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरोमर्स क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सिमेट्री एलिमेंट जो है ये कौन सा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है इसको AAOS भी बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल S और इसके सबस्क्रिप्ट पर N होता है। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या है, नेक्स्ट वाला सिमेट्री एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है इसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये एक्सिस होगा जो मॉलिक्यूल के थ्रू पास करवाया जाएगा, है ना, फिर से इमेजिनरी ही रहेगा, है ना। क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है इसका मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसको जब क्या करवाया जाएगा, मॉलिक्यूल के थ्रू पास करवाया जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के थ्रू पास करवाने के बाद क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है इसके थ्रू सर्टेन एंगल। ठीक है, एक इमेजिनरी एक्सिस जो है इसको हमने मॉलिक्यूल के थ्रू पास करवाया, उसके बाद मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अलोंग हमने रोटेट किया। समझ आई बात ये, है ना। मॉलिक्यूल को हमने एक मॉलिक्यूल में से एक एक्सिस को पास करवा के मॉलिक्यूल को उसके अलोंग सर्टेन एंगल से रोटेट किया। ठीक है, अब ये जो रोटेटेड मॉलिक्यूल होता है, इस रोटेटेड मॉलिक्यूल की क्या ली जाएगी, मिरर इमेज ली जाती है ना। ये जो रोटेटेड मॉलिक्यूल होता है इस रोटेटेड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ली जाती है। ठीक है, और मिरर इमेज लेने के लिए क्या किया जाएगा, तो हम बोलेंगे मिरर इमेज को लेने के लिए ना कौन सी चीज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे मिरर को रखा जाता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आ गई बात ये। ठीक है, मॉलिक्यूल को सर्टेन एंगल से रोटेट करने के बाद क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल की रोटेटेड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ली जाती है। ठीक है, और रोटेटेड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज लेने के लिए कौन सी चीज़ की जाएगी, तो हम बोलेंगे मिरर को रखा जाता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई के बाद समझ में। अब ये जो रोटेटेड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है, यदि ये किसको रिजेंबल कर जाए, ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर जाए, ठीक है, तो तब उस केस में क्या कहा जाएगा कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। रिपीट करूंगा मैं, है ना, कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होता है, इसी वजह से इसको क्या भी बोला जाता है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, कि पहले मॉलिक्यूल को रोटेट किया फिर उसका मिरर में रिफ्लेक्शन लिया। ठीक है, या यही क्या भी कहलाता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहलाता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दैट रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, या इसी को क्या कहा जाएगा, तो हम बोलेंगे इसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई के बाद समझ में अच्छे से, है ना। तो कौन सी चीज़ बोली हमने कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो हम बोलेंगे एन इमेजिनरी एक्सिस इज पास्ड थ्रू द मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अलोंग दैट एक्सिस थ्रू सर्टेन एंगल। ठीक है, आफ्टर रोटेशन थ्रू सर्टेन एंगल मिरर इमेज ऑफ द रोटेटेड मॉलिक्यूल इज टेकन। ठीक है, और रोटेटेड मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होती है, इफ इट रिजेंबल्स ओरिजिनल मॉलिक्यूल, है ना, रोटेटेड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज यदि ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर जाए तो फिर कहा जाता है मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट रहेगा, दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ आई बात ये, है ना। सो है ना, रिपीट कर रहा हूँ लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एन इमेजिनरी एक्सिस इज पास्ड थ्रू द मॉलिक्यूल। ठीक, आफ्टर पासिंग दिस इमेजिनरी एक्सिस थ्रू द मॉलिक्यूल, molecule is rotated along that axis through certain angle. ठीक है, now mirror image of that rotated molecule is taken by keeping mirror perpendicular to the axis of rotation. ठीक है,
क्या किया हमने, मिरर इमेज ली किसकी, रोटेटेड मॉलिक्यूल की। तो मिरर इमेज लेने के लिए क्या किया हमने, मिरर को रखा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, रोटेटेड मॉलिक्यूल यदि किसको रिजेंबल कर गया, तो हमने बोला यदि वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर गया तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब कहा जाएगा मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है ना। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दैट रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, और इट इज व्हाट, दैट इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बेटा अच्छे से ये, ठीक है। समझ लेते हैं इसको ना, जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसमें जैसे जो सेंटर है ना, इसमें हमने क्या भी देखा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट था। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम फ्लैट मान लेते हैं। यहाँ से हमने किसको पास करवाया, हमने बोला यहाँ से हमने एक्सिस को पास करवाया। ठीक है, यहाँ से एक्सिस को पास करवाने के बाद क्या किया हमने, इस एक्सिस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल को रोटेट किया। ठीक है, जैसे हम यदि इसको 90 डिग्री रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट कार्बन एक्सचेंज हो जाएंगे, ये कार्बन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बट इसको 180 रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ है तो फर्दर 90 पे यहाँ, टोटल 180, मतलब 180 डिग्री रोटेशन पर ये डायगोनल वाले कार्बन जो है ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये कार्बन यहाँ और ये यहाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये कार्बन यहाँ और ये कार्बन यहाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल को ऐसा रखा, एक्सिस को हमने सेंटर में से निकाला, इसके अलॉन्ग हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया। ठीक है, रोटेटेड मॉलिक्यूल जो है, अब क्या करा हमने, एक्सिस यहाँ से निकाला है, तो रोटेटेड मॉलिक्यूल की हमको क्या लेना है, मिरर इमेज लेना है। ठीक है, रोटेटेड मॉलिक्यूल की हम मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, मिरर इमेज लेने के लिए मिरर को कहाँ रखेंगे, ये एक्सिस था तो इसके परपेंडिकुलर मिरर को रखा जाता है। ठीक है, मिरर यहाँ पर रखा हमने। ठीक है, अब ये रोटेटेड मॉलिक्यूल जो है इसकी मिरर इमेज जो है देखेंगे यदि हम, तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है इस पर क्लोरीन ऊपर और हाइड्रोजन नीचे, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर और क्लोरीन नीचे, यहाँ हाइड्रोजन नीचे फ्लोरीन ऊपर, यहाँ फ्लोरीन नीचे हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन ऊपर, मिरर इमेज में क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन नीचे हाइड्रोजन ऊपर, मिरर इमेज में फ्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, मतलब इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करने के बाद जब मिरर को परपेंडिकुलर रख कर, कहाँ के, एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर रख कर जब मिरर इमेज ली जाती है तो ये मिरर इमेज रिजेंबल करती है किसको, ओरिजिनल मॉलिक्यूल को। समझ आ गई बेटा बात ये है ना, ये मिरर इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रही है, मतलब इसमें कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, दैट ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। आया क्या बेटा समझ में, दिस मॉलिक्यूल इट कंटेन्स व्हाट, दैट ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ आ गई बात ये n की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय वो एंगल जिसके थ्रू हमने क्या किया था, रोटेट करके मिरर इमेज ली थी, तो मिरर इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल की थी। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 है ना, यहाँ पर n की वैल्यू इज 2, क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन के बाद क्या हुआ था, रोटेटेड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज लेने पर वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा था। आया ना समझ में, है ना, तो कौन सी वाली चीज हम बोलेंगे इसको, दिस इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। आगे बेटा समझ में, है ना, मॉलिक्यूल कंटेन्स व्हाट, दैट S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बेटा अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये एक और एग्जांपल है ना, ध्यान से देखना बेटा इसको, इसमें जो है ना ये क्या है, दिस इज अ बाइसाइक्लो कंपाउंड, इसमें जैसे ये नाइट्रोजन है, दिस इज कॉमन टू 2 रिंग। ठीक है, ये नीचे वाले रिंग किसमें, दैट इज इन प्लेन ऑफ बोर्ड, और ऊपर वाली जो है किसी उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये ऐसी है, एक रिंग ऐसी जो बोर्ड के प्लेन में है और दूसरी क्या है उसके परपेंडिकुलर है। समझ आ रही बात ये, है ना, एक रिंग ऐसी है और दूसरी उसके परपेंडिकुलर है।
समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन के थ्रू, जो नाइट्रोजन यहाँ से हमने किसको निकाला, एक एक्सिस को, सब वर्टिकल एक्सिस निकला, ठीक है। अब इस वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया थ्रू 90 डिग्री, है ना। अभी जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अलॉन्ग हमने मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट किया। मॉलिक्यूल ऐसा है ना अभी ओरिजिनल, 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये जो रिंग थी ऐसी है ना, 90 डिग्री रोटेशन पर ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो गई। समझ आ गई बात ये, ठीक है। नहीं ये ऐसा मॉलिक्यूल था, ऐसा, ठीक है। 90 डिग्री रोटेशन पर ये ऐसा होगा और ऊपर वाला ऐसा हो जाएगा, है ना। नीचे वाली रिंग जो है वो 90 डिग्री रोटेशन पर ऐसी हो रही है, और ऊपर वाली रिंग जो है, ठीक है, ऊपर वाली रिंग जो थी वो कैसी थी, ऐसी थी, तो वो 90 डिग्री रोटेशन पर ऐसी हो गई। आया ना बेटा समझ में। नीचे वाली रिंग ऐसी है, एक्सिस यहाँ से निकाला, 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये घूमकर ऐसी हुई, ठीक। इसको हटाया, ऊपर वाली रिंग जो थी, ठीक है, वो कैसी थी, ऐसी थी, 90 डिग्री से उसको रोटेट किया तो वो ऐसी हो गई। दोनों को जोड़ दिया तो ऐसा दिखने लगा। आ रहे ना समझ में। ये नीचे वाली रिंग जो थी ये ऐसी हो गई जो यहाँ हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाली रिंग जो ऐसी थी वो 90 डिग्री रोटेशन के बाद ऐसी हो गई, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखने लगा। आएगा बेटा समझ में। अब ये एक्सिस ये अपना यहाँ से एक्सिस निकला है, फिर से मिरर को रखा हमने परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसकी 90 डिग्री रोटेशन के बाद मिरर इमेज ली, ठीक है। मिरर इमेज उल्टी आ जाएगी, ये नीचे वाली रिंग, ठीक है, नीचे वाली रिंग कैसी हो गई, ऐसी, ठीक है। अब मिरर इमेज में कहाँ दिखेगी हमको, ऊपर, ठीक है, ऊपर ऐसी ऐसी दिख जाएगी। नीचे वाली रिंग थी, ये मिरर इमेज में कहाँ दिख रही, ऊपर, ऊपर कैसे दिखेगी, ऐसी, ठीक है। ये रिंग क्या थी, ऊपर वाली, ये मिरर इमेज में क्या दिखेगी हमको, नीचे, तो नीचे कैसे दिखेगी, ऐसी, ठीक है। तो 90 डिग्री हमने क्या किया, मॉलिक्यूल में से 90, ये यहाँ से हमने एक्सिस को पास करवाया, 90 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। नीचे वाली रिंग ऐसी हुई, ऊपर वाली रिंग जो थी, ठीक है, वो कैसी थी, समझ लो ऊपर वाली रिंग ऐसी थी, वो ऐसी हो गई, ठीक है। 90 डिग्री रोटेशन किया तो मिरर में क्या दिखा, ये ऊपर वाला जो है ये नीचे आ गया, तो नीचे वाला जो था ये ऊपर चला गया, तो ये किसको रिजेंबल कर गया, ओरिजिनल मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आगे के बेटा बात समझ में। यहाँ भी मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या हो गया था, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 360 डिग्री बाई 90, मतलब इट इज F4। आए ना बेटा समझ में, है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को एनालाइज कर लेना। काफ़ी ज़्यादा बार इसका हमको काम नहीं पड़ता है, पर पढ़े तो भी हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि होता ये भी सिंपल ही है। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर ये जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल व्हाट दैट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। फोर्थ वाला जो सिमेट्री एलिमेंट है ये क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसी को क्या भी कहा जाता है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला, या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम बोलते हैं, है ना। जैसे इसको हमने क्या बोला था, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, है ना। इन शॉर्ट AOS बोलेंगे, और क्या लिखते हैं इसको, हम इट इज C से डिनोट करते हैं, और इसके सबस्क्रिप्ट पर N होता है ना। इट इज डिनोटेड बाय CN। आगे समझ में, है ना, इट इज डिनोटेड बाय CN, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज होती है, काफी सिंपल है। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये भी एक इमेजिनरी एक्सिस रहेगा, जिसको हम मॉलिक्यूल के थ्रू निकलवाएंगे ना, मॉलिक्यूल के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के थ्रू जब ये पास होगा, तो मॉलिक्यूल के थ्रू पास होने के बाद जब कौन सी चीज करवाएंगे, हम मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे, ठीक है। और अब इस बार डायरेक्टली जो रोटेटेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, यदि रोटेशन के बाद वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल से इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा है, तो मॉलिक्यूल में क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आई के बेटा बात समझ में।
क्या बोला हमने, मॉलिक्यूल के थ्रू एक एक्सिस को पास करवाया, उस एक्सिस के अलॉन्ग हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, ठीक है। रोटेटेड मॉलिक्यूल यदि किसको रिजेंबल कर गया, तो हमने बोला यदि वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर जाता है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे यदि वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखें हम, जैसे कि क्या है, दिस इज बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में जैसे हम यहाँ से एक्सिस को पास करवाएं, तो हर 60 डिग्री रोटेशन पर ये जो कार्बन हैं एडजेसेंट वाले एक्सचेंज हो जाएंगे, और बेंजीन जो है वो क्या हो जाएगी, हर 60 डिग्री के बाद किसको रिजेंबल करती है, ओरिजिनल बेंजीन को, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके थ्रू ना, बोरॉन के थ्रू हमने क्या पास करवाया, एक्सिस, इसको हमने 180 डिग्री पर रोटेट किया, ये 120 डिग्री पर रोटेट किया, तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। इसमें यहाँ से भी एक्सिस निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्सिस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज 180 डिग्री पर भी इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम बोलेंगे इसमें दो टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ये है, तो इसमें हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, इसमें भी ये जैसे यहाँ से एक्सिस को पास करवाया, 180 डिग्री से रोटेट किया, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ओरिजिनल को रिजेंबल कर रहा है, या इसको ऐसा एक्सिस पास करवाया और 180 डिग्री से रोटेट किया, तो ये कार्बन घूम के इधर, वो पीछे से घूम कर उधर, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो तरीके से निकल पा रहे हैं, समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब कौन सी चीज़ है यहाँ पे, ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल को आप कितने भी फ्रैक्शन ऑफ डिग्री पर घुमाओ वो हमेशा लीनियर ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि लीनियर मॉलिक्यूल में तो हर फ्रैक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है, दैट एक्सिस ऑफ, हर डिग्री ऑफ रोटेशन पर ना, फ्रैक्शन ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। आ गया ना बेटा समझ में, है। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है उसका कैलकुलेशन फिर से वैसे ही करेंगे हम, इट इज 360 डिग्री बाय थीटा, जितने एंगल से रोटेट किया, तो जैसे बेंजीन है इसमें हमने 60 डिग्री से रोटेट किया था, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो बेंजीन में हम क्या बोलेंगे, इट कंटेन C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें दो टाइप के रहेंगे, एक 120 डिग्री वाला है तो क्या हो जाएगा, इट इज C3, और एक 180 वाला है तो दैट इज C2। तो इसमें C3 भी प्रेजेंट होता है और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है। इसमें दो थे, दोनों ही 180 डिग्री वाले थे, इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। इसके बाद लीनियर मॉलिक्यूल्स में तो हर फ्रैक्शन ऑफ डिग्री पर क्या प्रेजेंट है, दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसमें बोलेंगे इट कंटेन्स इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सी इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, समझ आ गई बेटा बात ये, है ना, सी इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ आ गई बात ये। एवरी लीनियर मॉलिक्यूल इट कंटेन्स व्हाट, सो वी से इट इज सी इनफाइनाइट, क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। यहीं पर एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम क्या कर लेते हैं, 360 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल 360 डिग्री रोटेशन पर हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री, 360 बाय 360 क्या हो जाएगा, n इज 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ये तो दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता ही है, समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिवियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है ये, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल ट्रिवियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
है ना, ये क्या कहलाएगा, ट्रिवियल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। समझ आ गई बेटा बात ये। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल जो रहेगा इसमें ना कौन सी वाली चीज हमको देखनी रहेगी, तो हम बोलेंगे जैसे हमने बोला था कि मॉलिक्यूल्स के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए डिसिमेट्री होनी जरूरी है, और डिसिमेट्री जो होती है उसके लिए क्या जरूरी था, POS एब्सेंट, POS एब्सेंट और AAOS एब्सेंट होना चाहिए। AOS प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है ना, तो इस वाले मॉलिक्यूल में जैसे यहाँ से ये भी हम किसको निकालें, दैट इज एक्सेस को निकालें, है ना। अब इसमें देख लो कि इसको हम दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन ऊपर इधर फ्लोरीन नीचे, तो उसको भी आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हाफ्स एक जैसे नहीं रहने वाले। आ रहा है ना बेटा समझ में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आप सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने की सोचो तो वो भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब लेकिन क्या है, इसमें भी जैसे आपने ये एक्सेस निकाला, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को भी आप 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो, है ना, तो रोटेशन मतलब क्या, तो हमने बोला ये एक्सेस था, 180 डिग्री रोटेशन मतलब इसको हमने घुमाया घुमाया, तो ये कार्बन क्या हो रहा है, तो बोलेंगे वाला जो कार्बन है ये ऐसा घूम के आ रहा है, तो ऐसा घूम के आएगा तो ये ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पर फ्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ आके नीचे हो जाएगा। ये ब्रोमीन नीचे है तो क्या हो जाएगा, घूम के जब आ रहा है तो ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, इधर से ऊपर हो जाएगा। ये क्लोरीन नीचे था तो घूमते टाइम क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो जो ऊपर था वो नीचे, और ये जो दोनों नीचे के डायरेक्शन में थे ऊपर हो गए, ठीक है। वहीं ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन 180 डिग्री के बाद ये इधर जा रहा है घूम के, ठीक है। तो अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस बार जो नीचे वाला ग्रुप ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये ऊपर वाला भी नीचे। तो यहाँ से हमने एक्सेस को निकाला, इसके बाद 180 डिग्री पर जब हमने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये किसको रिजेंबल कर रहा है, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल मॉलिक्यूल को। ये ऐसा का ऐसे ही हो जाता है फिर से, समझ आ रही है बात ये। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इट इज C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, समझ आ गई बात ये। बट दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल डिसिमेट्रिक एंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये मॉलिक्यूल अभी भी डिसिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही। आई ना बेटा बात समझ में अच्छे से, ये है ना। So this contains what, that C2 axis of symmetry, but still molecule is dissymmetric, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल देखा है यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या रहेगा, डिसिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, हालांकि इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या था, प्रेजेंट था। कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री था, इट वो C2। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, ये है ना। अब ये डिसिमेट्री वाली टर्म अपनी डिफाइन की हुई है, बट एक बार फिर से क्या बोलेंगे हम, डिसिमेट्री, है ना। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तुम बोलेंगे इट इज ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें POS एब्सेंट है, COS एब्सेंट है, AAOS एब्सेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ आ गई बात ये ना। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, तुम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें POS एब्सेंट होता है, COS एब्सेंट होता है, AAOS एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन क्या प्रेजेंट रहेगा, इट इज AOS प्रेजेंट रहेगा, है ना। एग्जाम्पल ये क्लियर है ना। और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो बोलेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। क्लियर है अच्छे से, ये है ना। इसके बाद फिर अगली वाली जो टर्म हम देखेंगे वो कौन सी, दिस इज एसिमेट्रिक, ठीक है। तो एसिमेट्री जो होती है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बोलेंगे एसिमेट्री का मतलब होता है ना क्या, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल जो होगा उसमें POS भी एब्सेंट होगा, COS भी एब्सेंट होगा, AAOS भी एब्सेंट होता है, और AOS भी एब्सेंट होता है ना। इन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, दिस ट्रिवियल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या रहेगा, सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं ना। POS भी एब्सेंट है,
COS भी एब्सेंट है, AAOS भी एब्सेंट है, AOS भी एब्सेंट है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इट इज ट्रिवियल एक्सेस ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है। आया क्या बेटा समझ में, है ना? So all such molecules are asymmetric molecules in which POS absent, COS absent, AAOS absent, AOS absent, है ना? Only one thing is present and that is what, that trivial excess of symmetry, है ना? तो उसको अपन वैसे भी डिफाइन करते हैं कि all those molecules in which all the symmetry elements are absent except trivial excess of symmetry, ठीक है, इनको asymmetric कहा जाता है ना? asymmetric का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम बोलेंगे जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, कार्बन, इसकी चारों वैलेंसीज पर अलग अलग एटम से ग्रुप्स आ गए, ठीक है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, सिर्फ ट्रिवियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एसिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या एब्सेंट था, POS, COS और AOS, तो ये एब्सेंट होने पे डिसिमेट्रिक तो हो ही गया, ठीक है। मतलब जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिसिमेट्रिक होते ही हैं, ठीक है। लेकिन सारे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो जैसे कि ये एसिमेट्रिक नहीं था, समझ पाए ना बेटा ये अच्छे से ना, क्या बोला हमने, ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर डिसिमेट्रिक, है ना। सारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स ही एसिमेट्रिक है ना, क्योंकि सब एब्सेंट है, लेकिन ये तीन भी एब्सेंट है और ये तीन एब्सेंट होने पर डिसिमेट्रिक भी हो जाता है। तो सारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स डिसिमेट्रिक तो होंगे, लेकिन सारे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिक नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, AOS प्रेजेंट है, तो ये डिसिमेट्रिक तो है बट एसिमेट्रिक नहीं है। आया ना बेटा समझ में अच्छे से, है ना। चलो अब इसके बाद फिर एक और जो टर्म होती है, ये क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड दैट स्टीरियो सेंटर, है ना। एक और जो टर्म होती है ये क्या कहलाएगी, स्टीरियो सेंटर कहलाती है, ठीक है। स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे किसी मॉलिक्यूल में एक एटम जो रहेगा उसको हम स्टीरियो सेंटर बोल सकेंगे, यदि वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, तो हम बोलेंगे किसी मॉलिक्यूल का कोई वो एटम जिस पर लगे हुए किन्हीं दो ग्रुप्स को यदि हम क्या कर दें, स्पेस में म्यूचुअली उनकी जो लोकेशंस हैं या जो पोजीशंस हैं उनको एक्सचेंज कर दें, ठीक है। और ऐसा करने से यदि वो किस में बदल जाए, तो हम बोलेंगे ऐसा करने से यदि वो अपने स्टीरियो आइसोमर में बदल जाए, ठीक है। क्या बोले हमने, किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा वाला एटम, ठीक है, जिसके अलोंग जब क्या किया जाए, तो हम बोलेंगे उस पर लगे हुए जो दो एटम्स या ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन दो एटम्स या ग्रुप्स की जो स्पेस लोकेशन थी उनको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। समझ आ रही बात बेटा ये, ठीक है। तो उनको इंटरचेंज जब हम करेंगे, ठीक है, तो उनको इंटरचेंज करने पर यदि वो मॉलिक्यूल किस में बदल जाए, तो हम बोलेंगे यदि वो मॉलिक्यूल अपने स्टीरियो आइसोमर में बदल जाए, ठीक है, तो तब उस केस में उस मॉलिक्यूल का वो जो एटम होता है वो क्या कहलाता है, स्टीरियो सेंटर कहलाता है। आए क्या बेटा समझ में, है ना। तब उस मॉलिक्यूल का वो जो एटम होता है वो एटम क्या कहलाता है, स्टीरियो सेंटर कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा बात अच्छे से ना। किसी मॉलिक्यूल का वो एटम जिस पर लगे हुए कोई दो ग्रुप्स जो हैं उनकी स्पेस लोकेशंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करने पर यदि वो पूरा मॉलिक्यूल किससे बदल जाए, अपने स्टीरियो आइसोमर में बदल जाए, तो उस मॉलिक्यूल के उस एटम को क्या बोला जाएगा, स्टीरियो सेंटर बोला जाता है। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये क्या है, जैसे 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ठीक है, 1,2-डाइक्लोरोईथीन का ट्रांस वाला आइसोमर था ये, है ना। इस कार्बन को देखो, अभी इस कार्बन पर Cl और H, है ना, इनकी स्पेस लोकेशंस को इंटरचेंज करें, मतलब Cl की जगह H लिख दें और H की जगह Cl लिख दें, है ना। H और Cl को इंटरचेंज किया, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, Cl Cl सेम साइड, H H सेम साइड,
तो ये किसमें बदल गया, सिस। तो ट्रांस का आइसोमर क्या होता है, सिस होता है ना। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का ये वाला जो कार्बन है ये क्या रहेगा, स्टीरियो सेंटर, क्योंकि स्टीरियो सेंटर होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। इस पर लगे हुए दो ग्रुप्स को हमने स्पेस में जब इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने पर कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला ये मॉलिक्यूल बदल गया अपने स्टीरियो आइसोमर में। आए ना बेटा समझ में। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन जो है ये क्या रहेगा, स्टीरियो सेंटर होता है। क्लियर है आपसे ये, ठीक है। इस कार्बन को देखें, ठीक है, इस कार्बन पर क्या है, H और Cl, अब इसको इग्नोर करना है। H और Cl इनको इंटरचेंज किया, Cl ऊपर और H नीचे, Cl को ऊपर और H को नीचे किया, तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल फिर से अपनी किस में बदल गया, स्टीरियो आइसोमर में बदल गया। मतलब ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन को भी हमको क्या बोलना पड़ेगा, स्टीरियो सेंटर बोलना पड़ेगा। आई ना बेटा बात समझ में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिनके क्रॉस क्या देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलता है ना। सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन नहीं, है ना, सिर्फ ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे थे, ठीक है। तो उनके जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, ठीक है, जिनके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो दोनों ही कार्बन किस में काउंट किए जाते हैं, स्टीरियो सेंटर में काउंट किए जाते हैं। आए ना बेटा समझ में, ठीक है। तो दिस इज स्टीरियो सेंटर। वैसे ही ये जब आप देखोगे ये वाला जो कायरल कार्बन है ये भी स्टीरियो सेंटर होता है ना, क्योंकि इसमें जैसे क्या है, ए और बी को आपने प्लेन में रख लिया, जैसे ई आपकी तरफ है और डी पीछे की तरफ है, ठीक है। अब आप ई को पीछे और डी को आगे ले आओ तो ये किसमें बदल जाएगा, अपने इनैनिसोमर में, जो क्या होता है, इसका स्टीरियो आइसोमर होता है, ठीक है। तो ये जो कायरल कार्बन होता है ये भी क्या होता है, स्टीरियो सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ से एक और स्टेटमेंट बनेगा कि सारे जो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, मतलब सारे जो कायरल कार्बन हैं वो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियो सेंटर्स कायरल नहीं होते। जैसे कि ये देखा ही हमने, ये भी स्टीरियो सेंटर है पर ये कायरल नहीं है, ठीक है। तो ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट द कायरल सेंटर। ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स बेटा आपको देते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में, तो समझ में आने चाहिए हमको सारे, ठीक है। तो ऑल क्या बोले हमने, ऑल द कायरल सेंटर्स आर स्टीरियो सेंटर्स, बट ऑल स्टीरियो सेंटर्स आर नॉट द कायरल सेंटर। आए ना बेटा समझ में यहाँ तक अच्छे से, है ना। चलिए अभी आज के लेक्चर का इतना ही। अब इससे आगे की चीजें जो हैं ना, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सिमेट्री एलिमेंट और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने का तरीका ये अपन अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है।